देश के अंदर पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए और ईडी की रेड हुई। इस रेड के पीछे अजीत डोभाल जैसे हमारे देश के एनएसए थे, जिनको यह गुप्त सूचना मिली थी कि पीएफआई बड़े पैमाने पर देश में हिंसा कराने की फिराक में है। इतना ही नहीं, कुछ युवा और युवतियों को आतंकवादी ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग के जरिए उनकी प्लानिंग थी कि आईएसआईएस में इन बच्चों को भर्ती करके वहां से बाकायदा बम बनाने की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद ये वापस भारत में आए और भारत में आकर ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए गृह युद्ध की स्थिति पैदा करें। और गृह युद्ध करने के लिए ये तैयारी की जा रही थी इस बात को लेकर के कि 2024 का चुनाव जो कि देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें किस तरह से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र करने पड़े, प्रदर्शन धरने करने पड़े और नैरेटिव सेट करना पड़े मोदी सरकार के विरुद्ध। इस सब के लिए कई तरह की तैयारी हो रही थी। कई सारे ऐसे लोगों को पीएफआई से जोड़ा गया जो आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, बच्चे, छात्र, महिलाएं, और इस तरह की योजना बन रही थी। तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि जब सीएए के विरोध के नाम पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और उसको लेकर के 20 से अधिक एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई थी पीएफआई के नाम। और उस समय योगी सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और यह कहा था 2020 में कि इस पीएफआई को बैन किया जाए। लेकिन उसके बाद पीएफआई बैन नहीं हुई क्योंकि पुख्ता सबूत ऐसे नहीं मिले थे कि यह जो संगठन है इसका कोई आतंकी कनेक्शन भी है। लेकिन आज एनआईए के पास वो जानकारी है कि इन लोगों के आतंकवादियों से कनेक्शन है, पाकिस्तान की आईएसआई वो इसके पीछे है और सबसे दुनिया का खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस उससे भी तार जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से गजवाए हिंद को लेकर के ये देश में एक नैरेटिव चला रहे थे, एक तैयारी कर रहे थे, युवकों को भर्ती किया जा रहा था, कराटे, जूडो और इसके नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने एक बार फिर केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि पीएफआई को तत्काल बैन किया जाए। और उन्होंने दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जुटाए गए जो सबूत हैं, जो दंगों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिले में इन पीएफआई के लोगों का हाथ आया था कि सीएए के विरोध के टाइम पे किस तरह से इन्होंने जगह जगह हिंसक प्रदर्शन किए थे, तो उनकी पहचान की गई थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और वो सारी कार्रवाई जब यूपी सरकार कर रही थी तो न्यायालय में जाने के बाद उन पर कोई सख्त एक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि न्यायपालिका का आप समझते ही हैं क्या हाल है। केरल का एक पत्रकार कप्पन, वो कप्पन भी उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो कि हाथरस का जो घटना हुई थी दलित बच्ची के साथ, उसको लेकर के उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था कि किस तरह से लोगों को भड़काने के लिए वो एक चैनल का सहारा लें और उस चैनल के जरिए वीडियो बनाकर पूरे देश में वायरल की जाए। तो उसको पकड़ा गया था और जब पकड़ा तो पता चला कि वो पीएफआई से लिंक्ड है। लेकिन उसको भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि इसके खिलाफ कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि यह आतंकवादियों से संबंध रखता है। और इसलिए एनआईए की इस कार्रवाई के बाद अब इतना सामने आया है कि अब देश में जहां जहां पीएफआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यों की पुलिस के द्वारा कहा गया। इस मामले में तो जो उत्तर प्रदेश के उस समय के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी थे और राज्य के डीजीपी, उन दोनों ने यह चिट्ठी लिखी थी और उनकी तरफ से यह केंद्र को, गृह मंत्रालय को चिट्ठी गई थी। अब दोबारा से इस पे कवायद की गई है और उत्तर प्रदेश पहला वो राज्य है जिसने अब दोबारा से एक बार फिर पीएफआई को बैन करने की बात उठाई है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की बात को लेकर के पूरे देश में एक चर्चा हुई कि वक्फ बोर्ड को किस तरह से कांग्रेस की सरकार में अधिक से अधिक पावर दी गई और सरकार की संपत्ति, सरकारी जमीन, उसको लूट की छूट दी गई। इन बातों को देखते हुए जब देश में चर्चा चल रही थी, उस समय योगी जी ने आगे बढ़कर 1989 का कांग्रेस के द्वारा बनाया गया जो कानून है,
जो राज्य का मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके एक कानून बना दिया था कि वक्फ बोर्ड को मतलब एक अधिकार दिया था कि वक्फ बोर्ड को नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र की जमीन भी दी जा सकती है। और इसके बाद अरबों रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा ली और शहरों की प्राइम लोकेशन में आज कहीं मार्केट बनी हुई है, कहीं बिल्डिंग बनी हुई है, कोई बिल्डिंग बनाकर किराए पे दी हुई है। कुल मिलाकर के इस तरह से अरबों खरबों रुपए की लूट कांग्रेस के द्वारा की गई थी। योगी सरकार ने यह कानून 1989 का जो बना हुआ है उसको रद्द कर दिया योगी जी ने, और यह आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है सबका पता लगाया जाए और जो सरकारी जमीन इन्होंने कब्जाई है वो वापस ली जाए। योगी जी हैं और इसलिए वो आगे बढ़कर सबसे पहले एक्शन मोड में काम करते हैं। और इसी तरह पीएफआई को लेकर जो जानकारी मिली थी, आपने देखा कि अनेक राज्यों में एनआईए और ईडी की रेड हुई, पीएफआई के ठिकानों पर पीएफआई के लोगों को पकड़ा गया, सबूत जुटाए गए। लेकिन योगी जी की पुलिस इस कदर आज एक्सपर्ट मानी जा रही है और सबसे सख्त मानी जा रही है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस को ही यह कह दिया गया कि फला फला आदमी को आपको गिरफ्तार करना है। तो शायद एनआईए को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आज इतना भरोसा है कि उनको लगा कि हमारे आने की जरूरत नहीं है, योगी जी की पुलिस अपने आप में इस काम में सक्षम है कि वो पीएफआई पर सख्ती से एक्शन लेगी। और इसका नतीजा भी है कि जब पूरे देश में लगभग 12 राज्यों में एनआईए और ईडी की रेड हो रही थी, उसी समय उत्तर प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई थी। पीएफआई के कई लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन यह एनआईए ईडी ने नहीं किया था, यह उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया था। और यह उत्तर प्रदेश की एटीएस जो दुनिया में जानी जाती है, भारत की नंबर 1 एक ऐसी टीम बनाई गई है जो आतंकवादियों तक को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देती है। ये योगी जी का एक कार्यकाल है और इस कार्यकाल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने संभाली है, आज आप देखिए कि बनारस के अंदर से कई सारे ऐसे लोग पकड़े गए और देश के अंदर कई ऐसी गतिविधियों को बैन किया गया, यहां तक कि कार्यालय सील किए गए। सब लोग कह रहे थे कि भाई बवाल हो सकता है, लोग सड़कों पे उतरेंगे, और देखा भी कि पीएफआई की इस छापेमारी में जो एनआईए ने और ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें लगभग 110 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद यह कहा जा रहा था कि पूरे देश में ये पीएफआई के लोग, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख से ऊपर है, ये बवाल करेंगे, दंगे करेंगे। इनको लेकर के हालांकि पुलिस अलर्ट मोड पर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश है ना, बाबा जी के बुलडोजर का खौफ यह है किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जुम्मे की नमाज के बाद घर के अलावा कहीं इधर उधर जाए। लोग कह रहे थे जुम्मा है, जुम्मे की नमाज के बाद कुछ होगा। योगी जी कहते हैं मेरे राज्य में कम से कम कुछ नहीं होगा। और इसका एक कारण है, यह देश के सभी मुस्लिमों को समझने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाओं से कोई बम ब्लास्ट का दोषी पाया जाता है, कोई ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरह की धर्म के नाम पर कुछ हत्याएं हो रही हैं, इससे पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। पूरी कम्युनिटी बदनाम हो, इससे कुछ ऐसे राष्ट्रभक्त लोग, देशभक्त लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लोग उनको भी शक की नजर से देखते हैं और यह ठीक नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप 80 के दशक की यदि बात याद करें तो उस समय देश के अंदर और पंजाब में खास तौर पे बम ब्लास्ट होते थे, नाम आता था खालिस्तानी मूवमेंट का। तो वो आतंकवादी गतिविधि करने वाले कितने सिख थे? कुल कम्युनिटी का 1% भी नहीं थे, 0.5% भी नहीं थे, लेकिन हर सिख को लोग शक की नजर से देखते थे। कई जगह एयरपोर्ट पर पगड़ी तक उतरवा दी गई, जो कि एक धर्म का प्रतीक है, एक धार्मिक चिन्ह है। यह क्यों हुआ? यह गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के कारण से सबको शक की नजर से देखना गलत है। ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आज हो रहा है। इस देश में अब आज की डेट में 25% से अधिक मुसलमान हैं।
सब ना तो रोहिंग्या हैं, सब ना तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सब ना तो इस देश के विरुद्ध में हैं, ना सब के सब पीएफआई के फेवर में हैं। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इस देश की तरक्की में काम करने वाले करोड़ों युवाएं हैं। कुछ लोग गरीब सही अपना पेट भरने के लिए, चाहे वो पंचर की दुकान लगा रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है देश की राजनीति से, कोई मतलब नहीं है इन दंगे फसादों से। रोज बेचना है, रोज पेट भरना है। वैसे लोग परेशान हैं कि उनको टारगेट करे, कोई शक की नजर से देखे, और इसलिए पसमंदा मुसलमान जो हैं देश के, उन्होंने तो बाकायदा पत्र लिखा है कि पीएफआई को बैन किया जाए। ऐसा कोई संगठन जो बच्चों को खेल कराने की ट्रेनिंग देने के नाम पर कि आपको हम मार्शल आर्ट सिखाएंगे और सिखाए बम बनाना, ध्येय उनको कट्टरपंथी सोच पनपाना, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे, चाकू छुरे कैसे चलाने हैं, कैसे लोगों का कत्ल करना है, तो ये तो उन मां बाप के साथ भी धोखा है जो मां बाप ये सोचकर पीएफआई को अपने बच्चे सौंप रहे हैं कि ये शायद कराटे सिखा रहे हैं, इनसे शायद तुम्हारा बच्चा आगे आत्मरक्षा के लिए काम करेगा। लेकिन उनको नहीं पता कि ये आईएसआईएस के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे मुस्लिम संगठन पीएफआई पर बैन करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए देश के अंदर ये शांति होना जरूरी है, जबकि देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, बसों को तोड़ा गया है, पुणे में हुआ है, केरल में हुआ है। और इसीलिए आपको बता दें, कौसर हसन मजीदी, ये सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी जो हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि ऐसे पीएफआई को तत्काल बैन किया जाए जो मुस्लिम बच्चों को बहला फुसला कर आतंकवादी की ट्रेनिंग दे रहा है। इसी तरह से कई लोगों के आगे आने की आवश्यकता है। मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको आगे बढ़कर इसके लिए पहल करनी होगी कि जो उनके लिए बदनामी का कारण बन रहा है, ऐसे लोगों पर तत्काल सरकार सख्त एक्शन ले। वंदे मातरम।